हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। एशियन हिस्ट्री की ये एमसीक्यू सीरीज मैं आज से चालू कर रहा हूँ और इसका ये पहला पार्ट है। और इसमें मैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द बिगनिंग यानी कि एशियन हिस्ट्री की शुरुआत यहाँ से होती है, वहाँ से मैं सारे एमसीक्यू सीरीज की ये क्वेश्चंस चालू करूँगा। यानी कि हड़प्पा और सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वहां से ये क्वेश्चंस चालू होंगे और पूरा एशियन हिस्ट्री एक के बाद में एक उस लेवल पर आगे बढ़ता चला जाएगा। तो सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ये पहला पार्ट है इस एशियन हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज का, जिसमें कि मैंने फर्स्ट 24 क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक भी करें और साथ में शेयर भी करें, जिससे कि अन्य जितने भी परीक्षार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं जो कि यूपीएससी, एमपीपीएससी, आरबीआई, बैंक पीओ, व्यापम्स और अन्य सही सारे एग्जाम्स जिसमें कि एशियन हिस्ट्री की क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो सारे परीक्षार्थी इस वीडियो को देख पाएंगे और लगातार मेरी इस सीरीज से बने रहने के लिए आप मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपको सारे के सारे वीडियोस जो कि मैं एशियन हिस्ट्री पर बनाऊंगा उनके नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलेंगे और आप लगातार मेरे इस सीरीज से पर बन पाएंगे और साथ में इस पूरी सीरीज को देख पाएंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं। हर बार एशियन हिस्ट्री पर क्वेश्चंस बनते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो लगातार देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट एशियन हिस्ट्री का, जो कि जिसमें मैंने 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं। लीजिए आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने। देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो यानी कि पूरी की पूरी स्टार्टिंग से फ्रॉम द बिगनिंग से मैंने इसकी स्टार्टिंग की है एशियन हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज की। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रूफ होने वाली है आपके लिए ये सीरीज, क्योंकि पूरा का पूरा लेवल इसके बाद में आगे बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे एशियन हिस्ट्री आगे बढ़ती गई। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आ गया, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? जो हड़प्पा संस्कृति थी और मोहनजोदड़ो जो क्षेत्र है उसके खंडर कहाँ पर मिलते हैं, कौन सी नदी के तट पर पाए गए हैं, बताएं। रावी, झेलम, व्यास या सतलज, बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। इसमें एक ऑप्शन और मैं डालूंगा, ठीक है ना, वो भी आपको याद रखेगा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। आप बताइए इसमें से अब कौन सा आंसर सही होगा, बताएं। तो इसका जो सही आंसर है वो वाकई में ही इसमें से कोई नहीं बोल सकते हैं, या फिर इसमें से एक ही ऑप्शन जो दिख रहा है वो दिख रहा है रावी, ठीक है ना। बाकी के, क्योंकि दोनों के बारे में पूछा गया है इसमें आंसर में, ठीक है ना, इसमें पूछा गया है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। तो इसमें से एक ऑप्शन जो दिख रहा है आपको वो दिख रहा है हड़प्पा, ठीक है ना। तो जो हड़प्पा संस्कृति थी जो थी, ठीक है ना, ये हड़प्पा संस्कृति जो थी ये रावी नदी के तट पर इसके खंडर मिले हैं। लेकिन मोहनजोदड़ो इसकी इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है। जो मोहनजोदड़ो थी इसकी जो खंडर जो प्राप्त हुए हैं वो सिंधु नदी पे मिले हैं, ठीक है ना। तो इसमें एक ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए इसमें से जो आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। ये अपन मान सकते हैं, क्योंकि इसमें से एक तो है लेकिन दूसरा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखेगा। दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, इसलिए मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर इसके खंडर मिले हैं और हड़प्पा की जो संस्कृति के खंडर मिले हैं वो रावी नदी पर मिले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, हड़प्पा वासी किस वस्तु का उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी कि सबसे पहले जो हड़प्पा के वासी थे उन्होंने सबसे पहले किस चीज का सबसे पहले उत्पादन किया था? मुद्राएं, कांसे की औजार, कपास या फिर जौ। तो कौन सा आंसर इसमें से सही होगा, ए, बी, सी या फिर डी? देखिए, इसमें से जो आंसर है वो है कपास, ठीक है। जो हड़प्पा के वासी थे वो कपास की जो वस्तु थी, ठीक है ना, कपास उगाने में सबसे पहले उन्होंने कपास का उत्पादन किया था, कपास उगाई थी, ठीक है ना। और कपास जो वहां के सैंधव, ठीक है ना, एक जगह थी सैंधव, ठीक है ना, सैंधव वासी लोग, ठीक है ना, हड़प्पा में जो सैंधव के मूल लोग थे, ठीक है ना, उनकी ये मूल फसल थी, ठीक है ना। ये जो थी कपास की फसल वो सैंधव लोगों की मूल फसल थी। इसी के कारण जो यूनान से लोग आए थे, यूनानी जो लोग आए थे, उन्होंने इनको इस सभ्यता को अलग नाम दिया, कौन सा? सिंडव, सिंडन, सिंडन सभ्यता का नाम दिया था इनको। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको सिंडन
सभ्यता का नाम दिया। और उसके बाद में क्योंकि ये सिंधु नदी के पास में थे, ठीक है ना, सिंधु नदी के पास में ही ये रहते थे, इसलिए इस शब्द का नाम, सिंडन शब्द का नाम सिंधु नदी से ही निकला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया तीसरा। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास का घोतक निम्न में से क्या है? ठीक है ना, जो उस समय सिंधु घाटी की खुदाई मिली हुई थी, उसमें जो अवशेष मिले थे, तो उस समय जो व्यापारिक और आर्थिक विकास के जो प्रमाण मिले वो कौन से थे? मिट्टी के बर्तन थे या फिर मुद्राएं? ये मुद्राएं लिखा हुआ है, मुद्राएं थी, नावें थी या फिर मकान? तो इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा ये अपन को बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो बी है, मुद्राएं। ठीक है ना, जो सिंधु घाटी की खुदाई हुई थी, ठीक है ना, उस घाटी में जो अवशेष मिले थे उसमें मुद्राएं मिली थी। ठीक है ना, और ये मुद्राएं जो थी ये मिट्टी की थी। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये पूरी की पूरी मिट्टी की मुद्राएं थी और इन मुद्राओं से ही वो व्यापार करते थे। अच्छा, व्यापार किस किस चीज का करते थे? ये व्यापार करते थे पत्थरों का, ठीक है ना, पत्थर का करते थे। और दूसरा जो होता था वो धातु, ठीक है ना, धातु यानी कि लोहा। और तीसरा जो था वो था हड्डियां, ठीक है ना, जो जानवरों की हड्डियां होती थी उनका व्यापार करते थे। तो ये इस व्यापार को एक जगह से दूसरी जगह पे, ये सब उत्पादों को, इन सभी सामानों को ले जाने के लिए, तो वो करते थे, किससे करते थे वो व्यापार? वो करते थे नाव से, ठीक है ना, वो जाते थे नदियों से, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह पे अपने इस माल को पड़ोस के इलाकों में पहुंचाने के लिए नावों का उपयोग करते थे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में मुद्राएं मिली थी, कौन सी? मिट्टी की मुद्राएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी, यानी कि कौन से एरा की थी? ये पूछा गया है। कांस्य, नवपाषाण, पुरापाषाण या फिर लोह युग? ये बताइए कौन सा उत्तर इसमें से सही होगा। अगर आपको जानकारी है तो कमेंट में आप दे सकते हैं। तो इसकी जो सही उत्तर है वो है कांस्य युग, यानी कि ब्रॉन्ज। ठीक है ना, जो हड़प्पा संस्कृति थी उस समय कांसे की आविष्कार ये कर चुके थे और कांसे का उस समय चलन चालू हो गया था इनकी संस्कृति में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने पांचवा। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था, यानी कि जो मेन बिजनेस था, वो कौन सा था? व्यापार करते थे वो, या फिर पशुपालन, शिकार, या फिर कृषि करते थे? तो इसका आंसर कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर है कृषि। सिंधु घाटी की सभ्यता उस समय पूरा कृषि करती थी और कृषि पर निर्भर थे। और कृषि का जो उनका विकास था उस समय काफी अच्छा हो गया था, काफी अच्छा व्यापार करते थे और काफी उन्नत व्यवस्था से ये आगे बढ़ रहे थे। ठीक है ना, काफी उन्नति कर ली थी और कृषि पर ही पूरी तरीके से इनका मुख्य व्यापार बन गया था। अगला क्वेश्चन आ गया। बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? यहाँ पे कि दुर्ग नहीं थे, यानी कि कोई भी किले और कोई भी ऐसी बड़ी इमारतें नहीं थी। वो कौन सा नगर था सिंधु नगर में? बताइए कहाँ पर मिला था वो? कालीबंगन में, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर चुंदड़ो? ठीक है ना, ये चुंदड़ो है। ठीक है ना, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं, चुंदड़ो। ये ठीक है, तो बताएं इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो चुंदड़ो ही है। ठीक है ना, चुंदड़ो ही जो था वो बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु में नगर था। ठीक है, जो कि सिंधु नदी जो थी, सिंधु नदी के लेफ्ट साइड में, सिंधु नदी के लेफ्ट साइड में ये स्थित था। जो सिंधु नदी थी उसके लेफ्ट साइड में ये पूरा का पूरा बना हुआ था। और यहाँ पर खोजकर्ता जो थे मैके जो थे, मैके ने यहाँ पर खोज की थी और उनको खोज के दौरान यहाँ पर बड़ी मात्रा में प्रसाधन की सामग्री, यानी कि जो अन्य सामग्री थी वो सामग्री मिली और उस सामग्री से उन्होंने तय पाया कि यहाँ पर मनके मतलब जो मोती वगैरह होते हैं वो बनाने का कारखाना था। प्रसाधन यानी कि जो महिलाएं हैं जो हार श्रृंगार करती हैं वो प्रसाधन बनाने की सामग्री यहाँ पर मिली थी। ठीक है ना, महिलाओं की,
जैसे कि मोती हुई या फिर ज्वेलरी हुई, उस समय जो ज्वेलरी चलती थी उसका कारखाना यहाँ पर था। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा बिना दुर्ग नहीं था, यहाँ पे पूरे कारखाने की व्यवस्था थी जो कि सिंधु नदी के लेफ्ट में उनको मिली थी। और किनने खोजा था ये? मैके ने। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने 7th। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या फिर सिंधु? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके सामने लग रहा है जो कि सही होगा? बताइए। तो भारत में खोजा गया जो पहला पुराना शहर था वो था हड़प्पा। तो इसका उत्तर है हड़प्पा। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये भारत का सबसे मतलब कि सबसे पहले खोजा गया सबसे पुराना शहर था। और इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज हुई थी 1921 में। 1921 में ये खोज हुई थी। और ये उस समय था जब भारत अखंड था, अखंड भारत का, ठीक है ना, अखंड भारत का ये हिस्सा हुआ करता था जब पाकिस्तान, ठीक है ना, पाकिस्तान में ये अभी अवस्थित है, ठीक है। पाकिस्तान का जो पंजाब का क्षेत्र है, पंजाब का जो क्षेत्र है वहां पर ये स्थित है, ठीक है। और अगर इसको क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, ठीक है ना। और पहला जो सबसे बड़ा क्षेत्र था वो था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का जो क्षेत्रफल है वो 250 हेक्टेयर में बसा था, 250 हेक्टेयर में ये बसा हुआ था। और हड़प्पा इससे सेकंड नंबर पे आता था, ठीक है। तो दिस इज ऑल द पॉइंट जो कि मैंने आपको बताया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी खोज जरूर आप याद कीजिएगा। भारत में खोजा गया पहला शहर हड़प्पा था जो कि 1921 में खोजा गया था जब भारत अखंड था। और इस समय वो जो बंटवारे के बाद में पाकिस्तान बना, उस पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ये स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8वां। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? जो मोहनजोदड़ो है उसमें सबसे बड़ा भवन कौन सा था? विशाल स्नानागार, धन्यागार, जो धान्य मतलब कि जो अनाज वगैरह रखते थे, या फिर स्तंभ हॉल, या फिर 2 मंजिला मकान? तो सबसे बड़ा जो भवन था वो कौन सा था मोहनजोदड़ो में? तो वो था विशाल स्नानागार, यानी कि एक नहाने की का स्थान था जो कि वहां पे सबसे बड़ा था, ठीक है, सबसे बड़ा प्राप्त हुआ था। और ये एक विशाल स्नानागार था, ठीक है। और इसकी लंबाई चौड़ाई बहुत बड़ी थी, ये कम से कम 50 मीटर ये लंबा था और 30 से 32 मीटर की ये चौड़ाई थी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन से संबंध नहीं रखता है? तो ये सब हड़प्पा संस्कृति का इन्होंने रिसर्च किया है और अध्ययन किया, तो इसमें से कौन सा है जिन्होंने कि हड़प्पा संस्कृति से इनका संबंध नहीं है? तो ऑप्शन आपके सामने है, चार्ल्स मैसन, कनिंगम, एम व्हीलर या फिर पीएस वस। तो इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर है पीएस वस। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यही जो है इनका संबंध हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन से नहीं है। बाकी ऑल दीज आर रिलेटेड टू द हड़प्पा कल्चर। इन्होंने इस पर अध्ययन किया, इस पर रिसर्च किए। इसके अलावा एक और व्यक्ति थे जिन्होंने की इस पर पूरी रिसर्च की थी, वो थी माधव स्वरूप वत्स, ठीक है। माधव, उनका नाम था माधव, पीएस वत्स नहीं था, उनका नाम था माधव स्वरूप वत्स नाम था, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा गलत करके लिखा गया है, तो इसकी जगह पे माधव स्वरूप वत्स ये थे जो कि हड़प्पा संस्कृति का उन्होंने अध्ययन किया था। तो इसमें ये आंसर सही होगा जिसमें कि यहां पर पी की जगह पे एम आना चाहिए था, एम एस वस, तब जाके ये सही होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया कालीबंगा। जो कालीबंगा है वो वर्तमान में किस प्रदेश में विद्यमान है? उत्तर प्रदेश में, सिंध में, राजस्थान में या फिर गुजरात में? तो इसमें से जो ऑप्शन है कौन सा वाला सही है ये अपने को बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है राजस्थान। जो कालीबंगा है ये जो स्थान है जो कि इसमें जिस संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है ना,
वो है सिंधु सभ्यता के इसमें साक्ष्य मिले थे। तो ये कालीबंगा जो पुराना स्थान है इसका खोजा गया, ये राजस्थान स्टेट में है। और यहाँ पर सिंडन, ठीक है ना, सिंडन सभ्यता के लोग रहते थे, यानी कि जिनको सैंधव बोलते थे, ठीक है ना, सैंधव सभ्यता के लोग रहते थे और ये कृषि करते थे, ठीक है ना, कृषि पर आधारित थे और ये 2 फसलें लेते थे, 2 फसल उगाते थे ये, जिसके साक्ष्य वहां पर मिले हैं, ठीक है ना। और ये कालीबंगा कहाँ पर है? ये है जो हनुमानगढ़ है राजस्थान में, जो हनुमानगढ़ का क्षेत्र है वहां पर घग्गर नदी के किनारे, जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी के किनारे पे ये कालीबंगा का क्षेत्र मिला है, ठीक है ना। वहां पे सैंधव सभ्यता के लोग रहते थे जो कि 2 फसल करते थे। और यहाँ पर भूकंप आने के साक्ष्य मिले, यानी कि ये सभ्यता खत्म होने की जो एक प्रमाण मिले थे यहाँ पर, उस समय भूकंप आया था और भूकंप से ये सभ्यता यहाँ पर खत्म हुई, ठीक है ना, भूकंप, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया 11वां, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? यानी कि सबसे पहले जो हड़प्पा सभ्यता थी उनको किसने खोजा था? सर जॉन मार्शल ने, आर डी बनर्जी ने, ए कनिंघम ने, या फिर दयाराम साहनी ने? तो इसका जो सही उत्तर है वो है, कौन सा है इसका सही उत्तर? निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, ये अपने को बताना है। तो इसमें सर्वप्रथम जो खोज की थी वो की थी दयाराम साहनी ने। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। इस ऑप्शन में जो दयाराम साहनी है, इन्होंने सबसे पहले खोज की इस ऑप्शन में अगर देखा जाए तो, ठीक है। बाकी के जो सभी हैं, ठीक है ना, इन्होंने सन 1921 से लेके 1922 में, ठीक है ना, इन्होंने सर जॉन मार्शल, किससे? सर जॉन मार्शल के निर्देशन में, ठीक है ना, सर जॉन मार्शल के निर्देशन में पाकिस्तान में, ठीक है ना, पाकिस्तान में ये खोज की थी, यानी कि सर जॉन मार्शल ने इस पे पूरा निर्देश दिया था, ठीक है। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी आपके लिए लाया है एक फ्री प्लान, जिसमें कि आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। इसी के साथ आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस, डाउट क्लियरिंग के साथ में 20,000 से ज्यादा फ्री क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट, और उन सभी के एनालिसिस के साथ में आपको और भी बहुत कुछ अनअकैडमी देगा। फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए आज ही आप डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और यूज करें मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जो कि कैपिटल लेटर में रहेगा। उसको जैसे ही डालते ही और उसके बाद में आप अनलॉक बटन को ऐसे ही क्लिक करेंगे, फ्री प्लान अनलॉक हो जाएगा। क्या आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर फ्री 150 घंटे का रिवीजन कैंप ज्वाइन करें। एमपीपीएससी ब्रह्मास्त्र, जो कि एमपीजीके और करंट अफेयर्स के लिए बनाया गया है। यह रिवीजन कैंप 10 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक रहेगा, जिसमें हर रोज 50 फ्री लाइव क्लासेस द्वारा आपकी करंट अफेयर्स और एमपीजीके की तैयारी कराई जाएगी। बस आप अभी डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और अभी इसे ज्वाइन करें बिल्कुल फ्री में। इसके लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। क्या आप अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए मॉक टेस्ट ढूंढ रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है एमपीपीएससी प्रीलिम्स फ्री फुल लेंथ टेस्ट, जिसमें आपको मिलेंगे 4 लाइव मॉक टेस्ट और एक्सेस मिलेगा आपको 20+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट का, जो कि पिछले महीने ही लाइव हुए हैं। और यही नहीं, लाइव मॉक टेस्ट में टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा अनअकैडमी का 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन प्लान। तो आज ही अपनी जीत की तैयारी दर्ज करें अनअकैडमी के साथ। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो आपकी हर जरूरत के हिसाब से परफेक्ट हैं। जी हाँ, अब अनअकैडमी के साथ आप अपने प्रिपरेशंस के अनुसार बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की सिलेक्शन को पक्की कर सकते हैं। ये सारे बैचेस बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं और आप अपनी प्रिपरेशंस में जहां पर भी हैं वहां से आप अपनी बहुत सी मदद करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इन सभी कोर्सेज के बारे में। जो भी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं ध्यान से सुने। आप भी तैयारी में, समय आ गया है कि अल्टीमेट 60 डेज कोर्स विद एमसीक्यू प्रैक्टिस।
अगला है थ्योरी लाइव रिवीजन दिन में और सब्जेक्ट वाइज लाइव एमसीक्यू सीरीज जो कि प्रैक्टिस रात में होगी। और फिर मध्य प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव कोर्सेज ऑफ पीडीएफ नोट्स के साथ में 20 से ज्यादा फुल लेंथ टेस्ट पेपर विद लाइव टेस्ट पेपर ऑन एवरी वीकेंड। यह स्टार्ट हो रहा है 14 जनवरी से, तो आज ही जाकर एनरोल करें और अपनी तैयारी पक्की करें। क्या आपका थ्योरी रिवीजन हो गया है और आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू का रिवीजन चाहिए? तो आपके लिए अनअकैडमी लेकर आया है 60 डेज रिवीजन बैच कोर्स थ्रू सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज। इसमें सब्जेक्ट वाइज आपको एमसीक्यू रिवीजन होगा और साथ में हर क्लास के बाद में नोट्स मिलेंगे। यह स्टार्ट हो रहा है 14 जनवरी से। बिल्कुल भी देरी न करें और ज्वाइन करें इस कोर्स को। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्या आप एमपीपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं और डेडिकेटेड गाइडलाइंस चाहते हैं, तो मैं आपको फाउंडेशन बैच फॉर एमपीपीएससी और मेंस के लिए रिकमेंड करना चाहूंगा, जो कि स्टार्ट हो रहा है 12 जनवरी को। ये 10 मंथ का कोर्स है। इसमें आपको मिलेगी लाइव क्लासेस विद टॉप एजुकेटर्स, पीडीएफ रिवीजन नोट्स और वीकली मेगा क्यूज। इस कोर्स का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप अपने सपनों को साकार करें अनअकैडमी के साथ में। क्या आप अपना रिवीजन स्वयं कर रहे हैं, तो ज्वाइन करें रिवीजन बैच, जिसमें कि आप अपने हिसाब से अपना रिकॉर्डेड बैच का रिवीजन ज्वाइन कर सकते हैं। संपूर्ण ज्ञान में आपको रिकॉर्डेड रिवीजन सेशन मिलेंगे, जिन्हें आप अपने पेज के हिसाब से पढ़ सकते हैं विथ डाउट क्लियरिंग। और संकल्प बैच में आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग। आपके रिवीजन को बूस्ट करने के लिए रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसलिए आज ही आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए। और वैसे दोनों ही जो बैचेज हैं वो एक ही सब्सक्रिप्शन वैल्यू में आप पा सकते हैं। एक बार सब्सक्रिप्शन लेकर आपको अनलिमिटेड बैचेज का एक्सेस मिल जाता है। जिन लोगों ने एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है, उन सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। अब आप अपने मेंस की तैयारी में बिल्कुल भी चूक ना करें। आप लोगों को अनअकैडमी लेकर आया है आप सभी के लिए स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें आपको 35 दिनों में एमपीपीएससी मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद डेडिकेटेड आंसर राइटिंग और प्रैक्टिस के साथ में। तो आज ही अपनी सफलता की सीढ़ी को एक और पायदान आगे बढ़ाएं और अनअकैडमी के साथ में जुड़ें। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के बारे में। ठीक है ना, बस आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप मोबाइल पर स्टोर करना है। उसके बाद में एमपीपीएससी और व्यापम सेलेक्ट करने के बाद में प्लस कोर्सेज में जाकर मनचाहे कोर्स को एनरोल करना है। और उसके बाद में जो सब्सक्रिप्शन बॉक्स में जो सब्सक्रिप्शन का बटन दिया हुआ है गेट सब्सक्रिप्शन का, उसको क्लिक करना है। इसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन की जो कीमत है उसमें डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड, जो कि कैपिटल लेटर में हरदयाल कुशवाहा आपको दिख रहा है, उसको आपको एंटर करना है। रेफरल कोड एंटर करते ही आपको सीधे 10% की जो भी कीमत है उसमें जो फीस है उसमें कम होती हुई नजर आएगी। तो जल्दी ही इन कोर्सेज को देखें और अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए बेस्ट कोर्स चूज करें और मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल करते हुए डिस्काउंट के साथ में अनअकैडमी के साथ में पढ़ना चालू करें। तो देर किस बात की है, आज ही अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और एमपीपीएससी और व्यापम को क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स क्रैक। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने 12वां। निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? देखिए अब ये क्वेश्चन आ गए हैं पूरे वैदिक युग पर। उससे पहले हमने सभ्यता अपनी सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको बताया। अब अगले क्वेश्चंस की सीरीज आपके पास में वैदिक पे चलेगी। ठीक है ना, इसके क्वेश्चंस हैं ये, ध्यान से पूरा वीडियो देखिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक और शेयर भी कीजिए। ठीक है ना, और साथ में मेरे इस चैनल को स्टडी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए पूरी की पूरी एशियन हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज देखने के लिए। चलिए, तो ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या फिर सामवेद? बताइए कौन से वेद में दी गई है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, ऋग्वेद। ठीक है ना, जो प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में अगर कोई जानकारी मिलती है तो वो ऋग्वेद में मिलती है। ठीक है ना, ऋग्वेद जो कि भारत की बहुत ही प्राचीन
ये एक भाषा है जिसको कि इसमें लिखा गया है, और इसमें टोटल 10 मंडल हैं, 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं यहाँ पर, ठीक है ना। सूक्त इसमें पूरे के पूरे लिखे गए हैं, और ये भारत और उत्तर भारत की एक प्राचीन इतिहास के बारे में दर्शाता है, ठीक है, क्योंकि ये वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों के बारे में जानकारी इस ऋग्वेद में मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है कौन सा है? जो वैदिक गणित है उसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्ब सूत्र या फिर छदन्य उपनिषेद? तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है शुल्ब सूत्र, ठीक है ना। ये वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और इसमें वैदिक गणित का जो यज्ञ स्थल होता है, ठीक है ना, यज्ञ स्थल जो बनाया जाता है पहले, जो जिसमें कि यज्ञ किया जाता था, ठीक है ना, उस यज्ञ स्थल के बारे में, तथा अग्निवेद, ठीक है ना, अग्नि की जो वेदी होती है, अग्नि की जो वेदी होती है उसमें उसका जो निर्माण किया जाता है, अग्नि की वेदी का जो यज्ञ स्थल का निर्माण किया जाता है, उसके मापन, ठीक है ना, उसको बनाने की और उसको नाप कर बनाने की, ठीक है ना, उसको नाप कर बनाने की पूरी विधि समझाई गई है, उसके पूरा नियमों का वर्णन इस शुल्ब सूत्र में दिया गया है। तो वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है शुल्ब सूत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था, क्या था? जौ चावल, दूध और उसके उत्पाद, चावल और दालें, या सब्जी और फल? बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? इसमें जो वैदिक आर्य थे उनका जो प्रमुख भोजन था वो क्या था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है दूध और उसके उत्पाद, ठीक है ना। जो वैदिक आर्य थे, वैदिक काल में जो आर्य थे उस समय के, वो दूध और उनके उत्पादों पर निर्भर थे, और यही उनका भोजन हुआ करता था, क्योंकि उस समय जो पशु थे, ठीक है ना, पशुओं से पूरा उत्पादन किया जाता था और पशुओं को पाला जाता था, और उनसे पूरा दूध, दही और बाकी की अन्य सामग्री बनाई जाती थी। तो उस समय के जो आर्य थे वो पूरे दूध, घी, दही, ठीक है ना, इन्हीं पर पूरे निर्भर थे, और यही उनका प्रमुख उत्पादन रहा है, और ऋग्वेद में भी इसी के बारे में पूरी जानकारी मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से था? यानी कि सबसे पहले कौन सा अन्न था जो कि मनुष्य ने उपयोग में लेके आया था? जौ, जिसको यव बोलते हैं, जई जिसे ओट बोलते हैं, राई या फिर गेहूं? तो सबसे पहले मनुष्य ने किस अन्न को उपयोग में लाया था? तो इसका सही उत्तर है जौ, जिसको कि यव बोलते हैं। ये सबसे पहले मनुष्य ने उपयोग में लाया था, ठीक है ना। इसके साक्ष्य और प्रमाण ग्रंथों में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया 16वां, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु के प्रयोग पहले किया गया? जो वैदिक सभ्यता के लोग थे, जो वैदिक काल के लोग थे, उस समय सबसे पहले कौन सी धातु प्रचलन में आई थी और कौन सी धातु का वो उपयोग करते थे? चांदी, सोना, लोहा या फिर तांबा? बताएं इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा? विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? जो वैदिक लोग थे उस समय कौन सी धातु का सबसे पहले उपयोग उन्होंने किया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है तांबा। तांबा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। वैदिक काल के जो लोग थे वो सबसे पहले उन्होंने तांबे का उपयोग किया था, और तांबा उनके चलन में सबसे पहले आया था। लेकिन इसमें भी कई प्रकार की कल्पनाएं जोड़ी गई हैं, क्योंकि इसके बारे में कोई सही साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक है ना। कई लोगों ने इसमें ये जानकारी मिली है, कई विद्वान बताते हैं कि तांबे के साथ साथ में यहाँ पे कांसा और लोहे का भी उपयोग हुआ था, ठीक है ना। लेकिन जानकारी पूरी ना होने के कारण ऋग्वेद में इसकी पूरी जानकारी मिलती है कि ऋग्वेद में ये बताते हैं कि वहां के जो आर्य थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, ठीक है ना। इसलिए लोहा भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो लोहा की जानकारी तो नहीं मिलती है, लेकिन तांबे की मिलती है। तो तांबा वैदिक काल के लोगों का सबसे पहले धातु की जो पहचान हुई थी वो तांबे की हुई थी। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, वेद शब्द का अर्थ है क्या? ज्ञान,
बुद्धिमत्ता, कुशलता या फिर शक्ति। ये जो लिखा हुआ है ये लिखा है कुशलता, ठीक है ना। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? देखिए वेद का मतलब होता है ज्ञान, ठीक है ना, ये इसका सही उत्तर है, ठीक है ना। वेद में पूरी ज्ञान की बातें लिखी होती हैं, तो वेद का जो असली अर्थ है वो है ज्ञान, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, आर्य और आर्य पूर्व के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे थे क्योंकि, बताएं क्यों? उन्होंने बड़े पैमानों पर हाथी का प्रयोग किया था, या फिर अधिक लंबे और अधिक बलवान थे, या फिर वे एक उन्नत शहरी संस्कृति के थे, या फिर उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए गए रथों का प्रयोग किया था। जो आर्य थे उस समय के, उन आर्यों ने सबसे पहले उपयोग किया था घोड़ों का, तो घोड़ों के द्वारा वो रथों का उपयोग करते थे, इसलिए वो सबसे ज्यादा संघर्षों में सफल रहे थे। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, ऋग्वेद आर्य पशुचारी लोग थे, ठीक है ना। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि, ऑप्शन आपके सामने है, ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं, अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे, या फिर पुरोहितों को दिए जाने वाले उपहार प्राय गाय होती थी ना कि जमीन, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, इनमें से कौन से तथ्य हैं जो कि सही हैं? तो देखिए इसके जो ऊपर के तीनों तथ्य बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ऑल दीज 3 अबव आर करेक्ट। देखिए ऋग्वेद में गायों के संदर्भ में पूरी जानकारी मिलती है, क्योंकि उस समय उत्तर वैदिक के जो आर्य लोग थे वो पशुओं पे ही निर्भर करते थे, और पशुओं का जो प्रोडक्ट बनता था, दूध, घी, दही, ठीक है ना, पनीर, उसको ही उपयोग करते थे अपने जीवन यापन के लिए। और अधिकांश जो युद्ध लड़े जाते थे वो पशुओं के लिए ही लड़े जाते थे, यानी कि पशुओं को एक वर्ग लेके चला जाता था, दूसरा वर्ग उनको छुड़ाने जाता था, और पशुओं के लिए ही पूरा युद्ध होता था, ठीक है ना। और जो उस समय के पुरोहित थे, पंडित थे, उनको उपहार में गाय और पशु ही दिए जाते थे, ना कि जमीन का उस समय कोई महत्व था, ठीक है। तो ऑल दीज अबव आर करेक्ट ऑप्शंस, ये सारे ट्रू हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, आर्यों को एक जाति कहने वाला यूरोपियन कौन था? सर विलियम जोन्स, एच.डी. विलियम्स, मैक्स मूलर, या फिर जनरल कनिंघम। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर इज द करेक्ट आंसर। मैक्स मूलर ने ही, ठीक है ना, आर्यों को एक जाति के रूप में बताया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? वैदिक युग काल में उस समय के जो राजा थे वो जनता से कर के रूप में क्या वसूलते थे और उसको कहते क्या थे? बलि, विदेह, वर्मन, या फिर कर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बलि। वैदिक काल में जो राजा जनता से कर वसूला करते थे उसको उस समय बलि कहते थे, ठीक है ना। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? जो गायत्री मंत्र है ये कहां से लिया गया है? यजुर्वेद से, अथर्ववेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से, ऋग्वेद से, या फिर सामवेद से। तो इसमें से जो उत्तर है वो कौन सा सही है ये अपने को बताना है। जो गायत्री मंत्र है वो कहां से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र जो लिया गया है वो ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है ना। और ये पूरा का पूरा जो गायत्री मंत्र है ये ऋग्वेद का जो तृतीय मंडल है, ठीक है ना, तृतीय मंडल वहां से लिया गया है। और ये जो मंत्र है ये सूर्य देव को समर्पित है, यानी कि इस मंत्र में सूर्य देव की उपासना की जाती है और सूर्य देव के लिए ये बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है और ऋग्वेद के तृतीय मंडल में इसके बारे में पूरी जानकारी मिलती है और ये सूर्य देव के लिए समर्पित है। अगला क्वेश्चन आ गया 23, भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते ये कहां से लिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल बनते हैं, ठीक है ना, क्योंकि करंटली भी ये रनिंग में है तो इसके बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए। बताइए, जो भारत का प्रतीक है उत्कीर्ण है, ठीक है ना, एक वर्ड है जो सत्यमेव जयते जो हर जगह आपको लिखा हुआ पाया जाएगा, तो ये कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण से, भगवत गीता से, या मुंडकोपनिषद से? कहां से लिया गया है? इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका उत्तर है मुंडको
उपनिवेश, ठीक है ना, यहां से इसको लिया गया। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये उस टाइम जो वैदिक काल के समय में जो राज्य थे, उनके राज्य का ये प्रतीक हुआ करता था, एक प्रकार से एक चिन्ह हुआ करता था। उस पे लिखा रहता था सत्यमेव जयते। तो ये मुंडको जो निषेध है, ठीक है ना, वहां से लिया गया है और इसका मतलब है सत्य की ही विजय, ठीक है ना, इसका मतलब होता है सत्य की ही विजय होती है, ठीक है ना। इसलिए इसको ये जरूर याद रखना ये कहां से लिया गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया 24th और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है जिसमें कि मैंने पूरा का पूरा एशियन हिस्ट्री कवर की है। तो ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? मृदभांड, पाटरी, आभूषण, बढ़ईगिरी जिसको काष्ठकारिता कहते हैं, या फिर लोहार या लोहारगिरी कहते हैं। तो उस समय जो वैदिक काल में जो आर्य थे, इसमें से कौन सी जो दस्तकारी थी जो उस समय उपयोग में नहीं लाई गई थी? तो इसका सही आंसर है लोहार या फिर लोहारगिरी, जिसको बोलते हैं लोहे का काम करने वाला, यानी कि लोहे की वस्तु बनाने वाला जो था व्यक्ति, उसको बोलते हैं लोहार। तो इसकी जानकारी उसमें नहीं थी और इसके बारे में उस समय ये लोहारगिरी प्रचलन में नहीं आई थी, क्योंकि ऋग्वेद में बढ़ईगिरी, रथकार यानी कि रथ बनाने वाले, बुनकर यानी कि कपड़ा बनाने वाले, चर्मकार यानी कि चमड़े से जो भी वस्तु बनती थी वो बनाने वाले, कुम्हार यानी कि बर्तन और पॉट वगैरह बनाने वाले, स्वर्णकार यानी कि सोने की वस्तु है, सोने की जेवर वगैरह बनाने वालों का वर्णन तो ऋग्वेद में मिलता है। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल है, ठीक है ना, उसमें लोहार का वर्णन नहीं मिलता, ठीक है ना, लोहे की किसी चीज की जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन उस समय के जो लोग थे उनको लोहे के बारे में जानकारी हो गई थी, ठीक है ना, नहीं कि लोहे के बारे में वो जान गए थे, लेकिन लोहारगिरी उस समय चालू नहीं हुई थी, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट, मैं आपको पूरा एनालिसिस इसका इस क्वेश्चन का दिया। तो दोस्तों ये थे टोटल 24 क्वेश्चन जो कि एशियन हिस्ट्री का पहला पार्ट था, जिसमें कि मैंने फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट की है। इसके बाद में ये आगे लेवल तक पहुंचता जाएगा, तो आपको जो फ्रॉम द बिगिनिंग एरा से लेके सारे पार्ट्स को मैं इसमें एक के बाद में एक कवर करूंगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको, आप अपने कमेंट्स जरूर दें और साथ में आप वीडियो अच्छा लगा है तो उसको आप लाइक बटन जरूर दबाएं, साथ ही में इसको शेयर भी करें और साथ में लगातार मेरी सीरीज से जुड़े रहने के लिए आप स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपको एशियन हिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मेरे चैनल के माध्यम से आपको मिलेंगे और आप पूरा का पूरा एशियन हिस्ट्री कवर कर पाएंगे। तो इस वीडियो के इसी आखिरी क्वेश्चंस के साथ में मैं अपने इस वीडियो का पहला भाग खत्म करता हूं। अगला भाग फिर आपके साथ में उपस्थित होगा, लेके आऊंगा। तब तक आप लगातार मेरे चैनल के साथ में बने रहिए और प्ले लिस्ट से वो सारे वीडियोस जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए देखते रहिए। तो जय हिंद, जय भारत।